अप्रैल 2020 में एलएसी पर हुई झड़प के बाद भारत और चीन का शीर्ष नेतृत्व एससीओ समिट में पहली बार आमने सामने है। हालांकि इन 2 सालों में दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ भले ना पिघली हो, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी बदल चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एनर्जी सिक्योरिटी, खासकर क्रूड के ट्रेड को लेकर रूस ने भारत और चीन को करीब ला दिया है। तो क्या मौजूदा हालात नए कूटनीतिक रिश्ते की उम्मीद जताते हैं? क्या एलएसी पर दोनों देशों में तनातनी कम होगी, डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया और तेज होगी? नमस्कार, इन्हीं सवालों को लेकर मैं राजेश सिंह ईटी नाउ स्वदेश के खास स्पेशल शो स्पॉटलाइट में आपका स्वागत करता हूं। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने भारत की शानदार ग्रोथ स्टोरी की बुलंद तस्वीर सामने रखी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात करते हुए इस साल भारत की जीडीपी को दुनिया में सबसे ज़्यादा रहने का भरोसा जताया है। एक तरफ जहां यह भारत की उभरती हुई ताकत का ऐलान है, वहीं चीन के लिए एक बड़ी चुनौती भी। कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं, वहीं ताइवान को लेकर चीन अमेरिका से भी उलझ रहा है। घरेलू चुनौतियों से जूझ रहे शी जिनपिंग की राह आसान नहीं है। वहीं यह हालत भारत के लिए एक बड़ा मौका भी है। इन तमाम मुद्दों पर हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत के 2 ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिनके कारण सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है, तो चीन के साथ न सिर्फ लद्दाख बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा विवाद है। लेकिन भारत और ड्रैगन के बीच विवाद की फेहरिस्त यही नहीं थमती। दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से सीमाओं को लेकर विवाद तो है ही, इसके अलावा भारत को एनएसजी का सदस्य बनने से रोकना भी चीन का हमेशा से मकसद रहा है। दोनों देशों के बीच असंतुलित व्यापार को लेकर भी हमेशा से तनातनी रहती है। लेकिन एससीओ की बैठक से पहले पूर्वी लद्दाख में करीब 28 महीनों तक चला सीमा तनाव सुलझाने की कोशिश में कुछ इलाकों से फौजें पीछे लेने पर रजामंदी जताई है। इसे इस बैठक के पॉजिटिव परिणामों के रूप में देखा जाने लगा है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग पिछली बार ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में 13 नवंबर 2019 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। इस दौरान पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि 2014 से 2019 के दौरान महज 5 सालों में दोनों देशों के बीच इतना भरोसा और मित्रता बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि चीन पर प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे को महज कुछ महीनों के अंदर ही घात मिला। मई 2020 में जहां भारत कोरोना संकट की पहली लहर से जूझ रहा था, वहीं चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में सीमा रेखा के करीब युद्धाभ्यास के बाद अपनी मोर्चाबंदी मजबूत करने में जुटी थी। जाहिर है चीन के इस पैंतरे पर अंजाम टकराव में तब्दील तो होना ही था और इसका नतीजा गलवान के तौर पर नजर आया। जून के महीने में टकराव के बाद भारत और चीन दोनों मुल्कों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। चीन के सामने कुछ समय से कई बड़े संकट पैदा हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत के साथ सीमा तनाव के बीच चीन को न केवल द्विपक्षीय व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ा है, बल्कि चीनी कंपनियों के लिए भी भारतीय बाजार में मुश्किलें बढ़ी हैं। Most countries today globally would not like to be dependent on a single country as far as sourcing their primary inputs for the global value chain is concerned. And I think India stands a very good chance of filling in that niche, provided India can ensure competitiveness and high technology, and that will only come about if we can help ease of business and cost of business in India. इतना ही नहीं, सरहद पर भारत के साथ चीन की दादागिरी ने कई पड़ोसी लोकतांत्रिक देशों में भी उसके लिए परेशानी बढ़ाई है। अब इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच तस्वीर कैसी होगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि चीन के पास अपनी साख बचाने के लिए संबंधों की बेहतरी के अलावा कोई विकल्प शेष नजर नहीं आ रहा है। ईटी नाउ स्वदेश। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय सहाय जो डीजी और सीईओ हैं फीओ के, मारूफ रजा जो कंसल्टेंट एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, कैप्टन लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल अजय जे सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं, और रविंद्र सचदेव जो कि फॉरेन मामले के एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय साहब जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। भारत और चाइना, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना ही है।
अभी जुलाई में के जो फिगर्स आए हैं वो ये बताया है कि जो पिछले 4 महीने से हम यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो गया था, फिर चाइना हो गया है। ऐसे समय में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अगर हमारा चाइना के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है या बढ़े थे, तो क्या चाइना या भारत किसी एक दूसरे को इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिर्फ डेटा और जुलाई की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स चाइना का क्योंकि इंपोर्ट बढ़ा है, चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया। बट अगर आप इसको हॉरिजन ऑफ लास्ट ईयर पे देखें तो यूएस हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है एंड यूएस के साथ हमारा बहुत बैलेंस ट्रेड है। चाइना के साथ काफी लॉपसाइडेड ट्रेड रहा है। हमने देखा है पिछले साल भी इंडिया का एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट वही लेवल पे था, अराउंड $21 बिलियन। इंपोर्ट्स में काफी ग्रोथ आई थी। इस फर्स्ट 4 मंथ्स में भी हमने देखा है कि हमारा एक्सपोर्ट रफली 35% डाउन हुआ है, जबकि इंपोर्ट 25% अप हुआ है। तो जरूर ऑफ कोर्स ये हम कह सकते हैं कुछ क्रिटिकल आइटम्स के ऊपर काफी ज्यादा चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। शायद जो इस तरह का हमने पीएलआई स्कीम लाई है और उस स्कीम के थ्रू हम नॉट रियली एक्सपोर्ट का बेस बनाना चाहते हैं, बट हमने इंपोर्ट डिपेंडेंस और पर्टिकुलरली डिपेंडेंस फ्रॉम चाइना हम कम करना चाहते हैं। अभी मेरे को ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि क्योंकि चाइना भी बहुत केयरफुली ट्रेड कर रहा है। अगर आप चाइना के स्टेटमेंट आज देखिए रशिया के लिए, तो ये शो कर रहा है कि चाइना अपने मार्केट्स को इंटैक्ट करना चाहता है। तो उस परिप्रेक्ष्य से मेरे को कोई ऐसा नहीं खतरा आ रहा है कि चाइना से किसी तरह का हमारा कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का हो सकता है जिससे कि ट्रेड इफेक्ट हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाइना भी काफी प्रॉब्लम में है। हम ये देख रहे हैं चाइना की जो इकोनॉमी है वो भी प्रॉब्लम के थ्रू जा रही है। उनके बैंक से एनपीएस बहुत हाई हो रहे हैं, रियल एस्टेट प्रॉब्लम में है। तो आई थिंक इस स्टेज में हमें उस तरह का नहीं देखना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स एज ए रोड मैप हमें चाइना पे अपनी डिपेंडेंस कम करनी होगी। और शायद जिस तरह का अब इस समय प्रयास किया जा रहा है उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है, हम अपना इंपोर्ट्स भी हम डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं और डोमेस्टिक कैपेबिलिटी भी हम बनाना चाह रहे हैं। का हम आपका एक आपसे और आंसर जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों में क्रूड की अगर हम बात करें तो हमारा रशिया से क्रूड जो 2% था वो बढ़ के लगभग 12-13% तक हो गया है। आपने यूएस की बात कही, क्या अगर हम रशिया के साथ ये रिश्ता बढ़ाते हैं डिपेंडेंस, इसका इंपैक्ट हमारा यूएस के ट्रेड के साथ क्या होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट हो रहा है वो बेसिकली जो ओफेक सैंक्शन है उसके अंडर हो रहा है। और आपने ठीक बोला कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो काफी, इनफैक्ट जो इंपोर्ट हुआ है अगर हम अगर आपने फिगर देखें अप्रैल से जुलाई तक, तो जो जितना रशिया से इंपोर्ट हुआ वो पिछले साल के पूरे इंपोर्ट से भी बहुत ज्यादा है। पिछले साल हमने 10 बिलियन का पूरे फाइनेंशियल ईयर में इंपोर्ट किया था। इस बार हमने फर्स्ट 4 मंथ में अराउंड $13.4 बिलियन इंपोर्ट कर लिया है। लेकिन बहुत कुछ जो क्रूड आ रहा है वो प्रोसेस होके यूरोप में जा रहा है। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि जो इस तरह की जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें इंडिया को कुछ डेफिनेट एडवांटेज है। एक तो हम रशिया से ट्रेड बढ़ाने का सोच रहे हैं। हमने रुपी पेमेंट मैकेनिज्म की बात की है, मेरे को बहुत लगता है जल्दी से ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। और अगर ये ऑपरेशनलाइज होता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज रशिया से डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। हम लोग के पास रोज कोई लिस्ट आती है इसमें रशिया से किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, और ये भी डिमांड ज्यादा आ रही है बिकॉज मशीनरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पूरा यूरोप से ऑलमोस्ट रशिया को सप्लाई बंद हो गई है। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरह रुपी मैकेनिज्म लाते हैं और किस तरह हम लॉजिस्टिक्स इशू सब करते हैं जिससे ये हमारा ट्रेड रशिया के साथ बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, जब यूरोप और रशिया के बीच में जो ट्रेड होता है, अगर यूरोप रशिया से सामान कम लेता है तो वो काफी डाइवर्जन इंडिया की ओर भी हो रहा है। हमने अभी प्रोसेस फ्रूट सेक्टर में देखा है, स्टील सेक्टर में देखा है और सीरियल सेक्टर में देखा है। तो इस तरह की जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इन ए वे इंडिया को उसका इनडायरेक्ट एडवांटेज भी हो सकता है। ऑफ कोर्स हम कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं ना, हम ये चाहते हैं वॉर जोन वाली कोई सिचुएशन बनी रहे सीआईएस में, लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली अपने इंटरेस्ट को देखें तो हमारा इंटरेस्ट उसमें भी सर्व हो रहा है। आपने सही कहा, आपको कहीं जाना था मुझे बताया गया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मारूफ रजा साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे, जैसा कि अजय साया ने कहा, इसके बैकग्राउंड में अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि भारत एससीओ समिट में भारत, चीन और रूस की नज़दीकियां, क्या आपको लगता है कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते में खटास पैदा कर सकता है? इतनी जल्दी तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका जोर लगाए हुए है कि भारत को अपने साथ ही रखे और भारत को चीन के खिलाफ एशिया में एक ऐसा देश बना के रखे जो चीन को
चेतावनी दे सके, चीन के खिलाफ खड़ा हो सके, और किस हद तक अमेरिका इंडिया की सपोर्ट करेगा ये देखा जाएगा। लेकिन ये बात अमेरिका को खलखला रही होगी कि भारत अमेरिका के कितने बताने के बाद भी रूस के साथ अपने रिश्ते बदलना नहीं चाहता है, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि 3-4 चीजें हैं जहां पे रूस जिस किस्म से भारत की मदद करता आया है, अमेरिका के अंदर झिझकिचाहट नजर आई है। पहली बात यह है कि डिफेंस के हथियारों के बारे में रूस कोई सवाल जवाब नहीं करता है, जो आप चाहते हैं वो दे देता है जब तक आप उसके प्राइस पे करें नेगोशिएशंस के बाद। दूसरी बात यह है कि ऐसे ऐसे हथियार रूस ने दिए हैं जिसको अमेरिका से अभी तक आप लेने की उम्मीद नहीं कर सकते। न्यूक्लियर सबमरीन हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, चाहे और भी दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम हो जैसे S-400 है। अभी नई बातचीत जो चली है रूस के साथ वो तेल के बारे में, ऑयल के बारे में। अभी जैसे बताया है साहिर साहब ने, और हम सबको पता है कि अभी पिछले कुछ महीनों में इंडिया का रशिया से ऑयल का इंपोर्ट 12 से 13% चढ़ गया है। ये बहुत ऊंचा है, और रशिया तो भारत को सऊदी अरेबिया से भी नीचे दिखलाए हुए प्राइस ऑफर कर रहा है ऑयल के लिए। और अगर ऐसी बात चलती रही तो ये मैंने कई साल पहले भी इसके बारे में लिखा था और अभी भी कहता आया हूं, ये ऑल्टरनेट सोर्स बन जाएगा, दूसरा सोर्स बन जाएगा भारत के लिए तेल और गैस के लिए। याद रखें, जो अरब देशों में तेल और गैस है, इसके ऊपर अभी ज्यादा दबाव आएगा यूरोपियन कंट्रीज का, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि रशिया से अपना बनाव जो चला आ रहा था ऑयल और गैस के बारे में उसे तोड़ने का। हालांकि अगर वो तोड़ देंगे तो राती रात वो इतना गैस नहीं पैदा कर पाएंगे, ना ला सकेंगे अपने सिस्टम में कि आने वाली बर्फीली सर्दी से वो बच जाएंगे, उनका बुरा हाल होगा। तो इसलिए वो चाइना के जरिए रशियन गैस ले रहे हैं। चाइना अभी लेके इकट्ठा करके बैठा हुआ है। अभी चाइना की इकोनॉमी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन चाइना उधर भेज रहा है। जब बढ़ेगी तो चाइना भी शटर डाउन कर देगा। तीसरी बात यह है कि क्या भारत और चीन के बीच में कुछ बदलाव आएगा? मेरे हिसाब से कोई खास बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि चीन बहुत सालों से भारत को एक अपना कंपेटिटर या दुश्मन समझता आया है। आपने गलवान और लद्दाख में तो देखा है, लेकिन बात वहां खत्म नहीं होगी। और जो ये उम्मीद करे बैठे हैं कि बातचीत से ही चीन अक्साई चीन छोड़ के चले जाएगा, पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि अक्साई चीन के ऊपर ऐतिहासिक तौर पर हमारी कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है जो वो हमारा इलाका है। आप मैप बना के ऐलान कर दें कि साहब ये हमारा इलाका है, तो दुनिया मानने को तैयार नहीं है। जिस किस्म से चाइना ने साउथ चाइना सी पे कब्जा कर रखा है और बोल रहा है कि ये सब ऐतिहासिक तौर पे हमारा इलाका है, और उसके खिलाफ कई इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर आर्बिट्रेशन और काउंटर अपील्स भी हुए हैं। तो इसलिए लद्दाख का मसला हमारे लिए यही इतना बहुत है कि जहां जहां चाइना घुसा आया था 2 साल पहले, वहां से थोड़ा पीछे हट जाए, लेकिन उससे ज्यादा कोई वहां पे तरक्की करने की उम्मीद नहीं है मुझे। और हमारा डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा अभी भी है, जैसे सेलफोन, एयर कंडीशनर्स, टीवी सेट्स और कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, इसके लिए आप चाइना से अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकते। जिस हिसाब से चाइना और ताइवान के बीच में अभी काफी टेंशन है, लेकिन ताइवान का ट्रेड चाइना के साथ इंडिया से 3 गुना ज्यादा है। तो इसलिए आप चाइना से रिश्ता ट्रेड के तौर पर नहीं तोड़ सकते। और अमेरिका जो है वो कोशिश करेगा कि जहां जहां आपके रिश्ते खराब हों चाइना के साथ, उसका फायदा अमेरिका उठाए, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ खड़ा रहे। लेकिन क्वाड के जो 4 देश हैं, जैसे जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इसमें एक ही देश है जिसकी सीमा की लड़ाई या सीमा की टेंशन चाइना के साथ है। बाकी 3 देशों को समुद्र के अंदर बैठे हुए ऐलान करने से बात और होती है, जब दुश्मन आके दरवाजे पे खड़ा होता है बात और होती है। और आखिर बात यह है
कि रूस और चाइना अगर नजदीक आना चाहें और आ रहे हैं, उनको एक ही देश एक किस्म से थोड़ा सा दूर रख सकता है, वो भारत। क्योंकि रूस भी चाइना को इतना नहीं बढ़वाना चाहता है जितना कि चाइना रूस पर दबाव डाले। इसलिए रूस के लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन या एक और स्ट्रेटेजिक ऑप्शन यह है कि भारत के साथ वो रिश्ते बढ़ाते चले, और वो उसके लिए आसान है। चाइना पे रूस बिल्कुल अभी आपने भी ठीक कहा, 100% भरोसा नहीं करता है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम लेफ्टिनेंट जनरल जे सोधी, हम आपके पास आना चाहेंगे। क्या आपको लगता है जो मारूफ रजा साहब बता रहे थे उससे क्या आप वाकिफ रखते हैं? दूसरा चीज हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या चाइना भी अभी बिल्कुल दबाव में है, अमेरिका के दबाव में है, वो भी लग रहा है कि वो अलग थलग हो रहा है। ऐसे में रूस के साथ उसकी नज़दीकियां, खासकर यूक्रेन वार के बाद, और भारत का भी रूस के साथ ये, क्या आपको लगता है कि ये तीनों देश, भारत, रूस और चाइना, ये ज़्यादा क्लोज आएंगे? और चाइना भी कभी भी नहीं चाहेगा कि बॉर्डर पे एस्केलेट करके वार, और वो इंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट के थ्रू या बातचीत के थ्रू भारत के साथ अपनी दोस्ती, या जो भी दोस्ती हम ना कहें एग्जैक्टली, तो भारत के साथ बातचीत के तौर पे वो अपने झड़प को या अपने विवादों को बढ़ाएगा नहीं। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जो मरूफ रजा जी ने कहा, मैं उनके साथ 100% सहमत हूं। आपका जो प्रश्न है कि क्या रूस, चीन और भारत नजदीक आएंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यूएसएसआर 26 दिसंबर 1991 को 15 देश में टूट गया, अमेरिका के इस आश्वासन पे कि हम नाटो 1 इंच ईस्टवर्ड नहीं जाएंगे, उसके बाद क्या हुआ कि जो रशिया सबसे बड़ा देश बना यूएसएसआर में से, इसने देखा कि अमेरिका अपने वादे से मुकर रहा है और एक एक करके और सदस्य नाटो में ऐड करी जा रहा है। तो 1999 में तब के जो रशिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे प्रिमाकोव, उन्होंने एक प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन की लिखित की, जिसमें उन्होंने लिखा कि यदि रूस ने अमेरिका का नाटो का एक्सपेंशन को रोकना है तो उसे चीन और भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। तो जहां तक रूस कंसर्न्ड है, रूस चाहेगा कि वो चीन और भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखे। लेकिन भारत भी, जैसे मरूफ रजा साहब ने बिल्कुल सही बोला, भारत भी इसे अभी स्ट्रैटेजिकली यूज करेगा कि चीन रूस के ज्यादा करीब ना आए, क्योंकि चीन अभी खुद अपने नेशनल और इंटरनेशनल प्रेशर्स में है। नेशनल प्रेशर इसलिए कि उसकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, उसका रियल एस्टेट बिजनेस बिल्कुल स्लंप में है, और उसकी जो कोविड की मिस हैंडलिंग हुई है, अभी कल ही WHO के चीफ ने कहा कि कोविड का जो एंड है वो साइट में है, लेकिन चीन में अभी भी लॉकडाउन लग रहे हैं। तो चीन और जो इंटरनेशनल स्तर पे चीन ने जो नैन्सी पेलोसी की यात्रा पे एक बवाल खड़ा कर दिया है, अभी पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई है। तो इंटरनेशनली चीन आइसोलेट होता जा रहा है, और ये अच्छा मौका है भारत के लिए कि वो रशिया के साथ और नजदीक आए, ताकि चीन का जो विस्तारवाद है, जिससे भारत भी काफी अफेक्टेड है, वो भी काफी चेक में रखा जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, चीन भारत के लिए ये मौका है, और भारत रशिया के साथ क्लोज आए। अभी भारत जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन के साथ बातचीत चल रही है, उस बातचीत में क्या निकल कर सामने आती है थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा। लेकिन रविंद्र सचदेव साहब, आपके पास अब आना चाहेंगे और आपसे जानना ये चाहेंगे कि पिछले आई थिंक लगभग 3 सालों में पहली बार शी जिनपिंग 33 महीनों में चीन से बाहर जा रहे हैं, और बाहर जाकर वो मिल रहे हैं। भारत भी है वहां पे, पाकिस्तान भी है वहां पे, रशिया भी वहां पे है। तो क्या उनका क्या रुख होगा? वो क्या चाहेंगे? पाकिस्तान से उनकी क्लोजनेस है, वो क्या चाहेंगे कि उनकी भारत जो उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है उसे भी वो खोना नहीं चाहेंगे, इतना बड़ा मार्केट है। तो आपको क्या लगता है कि शी जिनपिंग का क्या रुख होगा इस SCO समिट से, और खासकर तब जबकि अगला SCO समिट का प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, शी जिनपिंग करीब 2 या ऑलमोस्ट 3 साल से चाइना से नहीं निकले हैं, और अब कोविड भी खत्म हो गया। अगर वो अभी इस SCO में नहीं आते तो अगली जहां वो एक्सपेक्टेड है वो है G20, राइट, जो कि नवंबर में है इंडोनेशिया, बाली में। तो आई थिंक परहैप्स उनके लिए बेटर ये था कि G20 में जाने से पहले एक तरह से इंडिकेट कर दो कि नेबरहुड से वो शुरू कर रहे हैं अपने, राइट। सो दैट्स मे बी वन बिग पिक्चर जो वो सिग्नलिंग कर रहे हैं। 2-3 पॉइंट्स मैं कहना चाहूंगा। एक, देखिए, हमारे जो मेरे से पहले सारे एमिनेंट कोलीग्स बोले हैं, हमारी सबसे बड़ी चिंता मेरे ख्याल से इस समय दुनिया में हमारे लिए ये है कि रशिया कमजोर हो रहा है।
जितना रशिया कमजोर होगा मिलिटरली, इकोनॉमिकली, उतना हमें नुकसान है, क्योंकि उतना ज्यादा रशिया चीन के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक रिश्ते बनाएगा, और उतना ज्यादा वो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी में जाएगा चाइना के साथ, और उतना ज्यादा हो सकता है वो भारत से, नॉट ज्यादा बट उसी के कॉन्सिक्वेंसली उसके भारत से रिश्तों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे लिए इस समय यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा डाउनसाइड ये है, बाकी और सारी चीजें आप छोड़िए। दूसरी बात, यस, हमें रशिया से इस समय हम एनर्जी ले रहे हैं, फर्टिलाइजर्स ले रहे हैं, तो आज जैसे ये है इसमें चल रहा था क्या होगा, ठीक है ये हम लेंगे, इसमें हमें भी फायदा और रशिया को भी फायदा है। देखिए रशिया को वो बेचने हैं, अगर रशिया अपनी एनर्जी और फर्टिलाइजर या जो भी नहीं बेच पाएगा तो रशियन इकोनॉमी बैठ रही है, और रशिया जो है वॉर प्रोसिक्यूट कर रहा है नहीं कर पाएगा ढंग से, बजट्स रशिया के टाइट होते जा रहे हैं। तो रशिया को हमारी जरूरत है, हमें रशिया की जरूरत है, हमारे पुराने रिश्ते हैं, राइट। नाउ एट द सेम टाइम अभी जो आई थिंक पहले स्पीकर जो फियो के थे उन्होंने इसमें लाइटली मेंशन करा था, मेरे ख्याल से एक अगर कोई बड़ी चीज निकल के आए आज की मीटिंग्स में पुतिन के साथ, कुड बी दैट की हाउ मच ऑफ डिस्कशन हैपेंड ऑन द रूपी रूबल ट्रेड। क्योंकि रशिया के अंदर क्या हो रहा है, जब वेस्टर्न कंपनीज निकल गई हैं, जैसे वही पहले कोलीग बता रहे थे, मशीनरीज की डिमांड है, बड़ी चीजों की डिमांड आ रही है रशिया के अंदर, राइट। वेस्टर्न कंपनीज निकल रही हैं, सारे निकल गई हैं, तो चाइनीज कंपनीज रशियन मार्केट के एंट्री करके कैप्चर कर रही हैं। हमारी कंपनीज को वहां जाना चाहिए, रशिया एक मार्केट है, उसे नीड है, ओके। तो अगर रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म ज्यादा इफेक्टिव एट ईज हो जाता है तो हमारी कंपनीज वहां एक्सपोर्ट भी करें, इंपोर्ट भी करें, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प रशिया और हेल्प हमें भी करेगा। सो वो तो रहा रशिया का। जहां तक रही बात चाइना की और गलवान एंड ऑल, देखिए ये गलवान में आगे हो गए पीछे हो गए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर मिलिट्री कमांडर्स, बाउंड्री इशू कैन नॉट बी सॉल्व बाय द मिलिट्री। मिलिट्री का ये मैंडेट होता ही नहीं है, और जो कमांडर लेवल टॉक्स हैं, जिस भी लेवल की टॉक्स हैं, वो तो लोकल टॉक्स हैं। इस बाउंड्री इशू का जो भी सोल्यूशन होगा, जितना भी होगा, वो तो केवल और केवल पॉलिटिकल लीडरशिप के थ्रू हो सकता है, ओके। एंड लॉन्ग टर्म में अगर कोई बड़ा होना है, सेटलमेंट, पीस फॉर एवर चाइना और भारत के बीच में, बाउंड्री इशू कैसे होगी वी कैन नॉट से, बट अगर हमें क्या करना है, शायद हमें अगले 10-1 सालों तक वॉर अवॉइड करनी है। मानिए आप अगले 10 सालों तक हम जितनी तेजी कर लें, जितना अपने को इंप्रूव कर लें, हर R&D में, टेक्नोलॉजी में, मार्केट में, इकोनॉमी में, जॉब्स में, मेड इन इंडिया, ये सबको दिख गया है, सप्लाई चेन्स है, वॉर होती है, आपको कौन सामान दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, सारी दुनिया अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे चल रही है। ठीक है हमारे रिश्ते अच्छे हैं, बट बॉटम लाइन सेल्फ इंटरेस्ट है, तो हमें अपना डिफेंस प्रोडक्शन बेस। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मारूफ रजा साहब आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि रविंद्र सचिव भी कहा और SCO समिट में PM मोदी ने भी कहा कि भारत को वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, हमारा ग्रोथ रेट 7.5% के आसपास रह सकता है। तीसरी चीज जो सेकंड बात उन्होंने कही कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो चाइना से बाहर निकल रही हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, भारत के लिए मौका है और चाइना जो है वो प्रेशर में रहेगा कि अगर बड़ी कंपनियां उसके साथ जा रही हैं, इंडिया की तरफ आ रही हैं, भारत निर्भरता की बात कर रहा है, तो ये क्या एक प्रेशर होगा चाइना पे कि भारत के साथ वो रिश्ते को सुधारे? देखिए मैं आपको काफी सोच समझ के ये बता रहा हूं कि चाइना के रिश्ते भारत के साथ कभी अच्छे नहीं हो सकते हमारी उम्र के अंदर, हमारी जिंदगी में, क्योंकि आपको चाइना के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर मैंने एक किताब लिखी है चाइना के ऊपर, और काफी अच्छी बिकी है। क्यों? क्योंकि मैंने समझाया है कि चाइना चाहता क्या है। चाइना रुकने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर आप किसी भी रुकावट डालें, किसी भी किस्म के उसके सामने चीजें लटकाएं कि ये कर लोगे तो तुम्हारी, मैं नहीं कह रहा हूं कि चाइना राती रात हमसे लड़ेगा, हमसे पहले तो शायद उसकी उम्मीद यह है कि ताइवान से लड़े, लेकिन चाइना के साथ आप मुकाबला जब ही कर सके कि जब आप अपने देश के अंदर बहुत किस्म के सुधार लाए। मोदी जी जो ऐलान करते हैं, मुझे ये कहने में थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन वो 100% जमीन में चीज बन के नहीं निकलती आती नजर आती है मुझे, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका इतना ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन नहीं है चाइना की तरह।
लेकिन चाइना की इकोनॉमी हालांकि अभी रुकी हुई है और इतनी नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा वक्त अब खत्म हो चुका है। अगले वीक हम एक और नए टॉपिक के साथ स्पॉटलाइट में आएंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।